all of you. मैं रंजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने रसायन विज्ञान शिक्षण विषय का अध्ययन कर रहे थे, तो कल अपने इसके अंदर टीचिंग मेथड जो है प्रोजेक्ट मेथड या प्रयोजन विधि का अध्ययन शुरू किया था। तो उसके कुछ पॉइंट अपने कल डिस्कस कर लिए थे प्रयोजन विधि के, और कुछ पॉइंट उसमें रह गए थे, वो अपने आज डिस्कस करेंगे। तो आज अपना जो है ये सब्जेक्ट जो रसायन विज्ञान है और अपना जो है शिक्षण विधि है, प्रकरण है अपना आज का प्रयोजन विधि प्रोजेक्ट मेथड। इसके अंदर आज हम देखेंगे एक तो प्रयोजन विधि की विशेषताएं, फिर हम देखेंगे कि प्रयोजन विधि है या प्रोजेक्ट विधि है इसके गुण क्या क्या हैं, और फिर अपने इसमें देखेंगे प्रयोजन विधि के दोष क्या क्या हैं, इसमें कमियां क्या क्या हैं। तो पहले अपने इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो कल अपने इससे पहले कल वाली वीडियो के अंदर अपने इसका अर्थ, इसकी जो इसका जन्मदाता या इस विधि की खोज किसने की है उसके बारे में पढ़ लिया था, और इस विधि के जो सोपान हैं, स्टेप क्या क्या हैं, ये भी अपने कल पढ़ लिए थे। और सिद्धांत इस विधि के अंदर जो है वो भी अपने कल डिस्कस कर लिए थे, आपने कल वाले वीडियो के अंदर देख लिया होगा। तो आज अपने इस विधि की विशेषताएं देखते हैं कि प्रयोजन विधि जो है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो एक तो इसकी ये विशेषता होती है क्रिया पर आधारित विधि है, शिक्षण विधि है। क्रिया पर आधारित का मतलब बच्चे इसमें समय कार्य करके सीखते हैं या अधिगम करते हैं। तो इसका मतलब यह विधि क्रिया पर आधारित है, बच्चे समय ही कार्य करके और कौशल जो है उनको अपने अंदर विकसित करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर इस विधि का जो उद्देश्य है समस्या समाधान पर आधारित है। ये अपने कह सकते हैं यह विधि समस्या समाधान पर आधारित होती है, क्योंकि बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। प्रोजेक्ट कह सकते हैं अपनी समस्या है बच्चों के सामने रखी जाती है, बच्चे इस पर कार्य करते हुए अपना जो है ज्ञान बढ़ाते हुए उसको पूर्ण करते हैं। तो यह भी इस विधि की विशेषता है। फिर इस विधि के अंदर बच्चे जो है अर्थपूर्ण कोई भी क्रिया है, अर्थपूर्ण क्रिया को पूर्ण करते हैं। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसका कोई ना कोई उद्देश्य या अर्थ होगा जिसको वो बच्चे पूर्ण करते हैं। तो ये इस विधि की विशेषता है। फिर इसमें वास्तविक या प्राकृतिक जो है वातावरण के अंदर बच्चे कार्य करते हैं, क्योंकि या तो वास्तविक परिस्थितियां बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं या प्राकृतिक प्रकृति से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती है। बच्चे उनमें कार्य करते हुए अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। फिर इस विधि के अंदर जो है अधिगम क्रिया है वो नियोजित और निर्देशित होती है, मतलब प्री प्लानिंग होती है। इसके अंदर प्रोजेक्ट पहले से चुना जाता है, तैयार कर लिया जाता है भी ये प्रोजेक्ट बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस विधि में ये पहले से प्लानिंग की होती है और निर्देशन जो है वो भी दिशा निर्देश भी तय कर लिए जाते हैं पहले कि किस आधार पर बच्चे जो है प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए उसको पूर्ण करेंगे। तो इसके अलावा इस विधि में जो शिक्षक है आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रोत्साहित भी करता है ताकि बच्चों का उत्साह बना रहे, मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। शिक्षक बच्चों का उत्साहवर्धन करने का कार्य करता है, बच्चे उत्साह के साथ कार्य करते हुए इसमें जो प्रोजेक्ट दिया जाता है उसको पूर्ण करते हैं। तो ये तो कुछ विशेषताएं हैं इस विधि की। अब अपने देखते हैं प्रोजेक्ट विधि जो है इसके प्रयोजन विधि के गुण क्या क्या हैं। इस विधि के अंदर पहला है मनोवैज्ञानिक विधि, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि जो है ये मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर कार्य किया जाता है। बच्चों में चिंतन शक्ति जो है, तर्क शक्ति जो है, ठीक है, उनका विकास इस विधि के द्वारा बच्चों में किया जाता है। बच्चों को जब प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चे उस प्रोजेक्ट पे कार्य करते हैं, कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उनमें चिंतन करने की, तर्क करने की शक्ति जो है उसका विकास इस विधि के द्वारा बच्चों में होता है। क्योंकि इसमें बाल केंद्रित जो है शिक्षण विधि पर बल दिया जाता है, या कह सकते हैं ये शिक्षण विधि बाल केंद्रित विधि है, क्योंकि इसमें बच्चे प्रमुख होते हैं, शिक्षक की भूमिका गौण होती है। प्रोजेक्ट बच्चों को दे दिया जाता है, बच्चे समय उस पर कार्य करते हैं, शिक्षक सिर्फ
मार्गदर्शन का ही कार्य करता है। तो इसलिए अपने इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि कह सकते हैं। इसमें बच्चों की रुचियों का, मनोवृत्तियों का भी ध्यान रखा जाता है। जो प्रोजेक्ट होता है वो बच्चों की रुचियों के अनुसार, उनकी मनोवृत्तियों के अनुसार, उनकी मानसिक जो स्थिति है या उनका मानसिक जो विकास कितना हो चुका है उसके आधार पर उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है। क्योंकि छठी क्लास के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट अलग प्रकार का होगा, 8वीं क्लास के लिए बच्चों के लिए अलग प्रकार का होगा, सब्जेक्ट एक ही हो सकता है। इसलिए यह विधि को अपने कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा फिर इसके अंदर है मानसिक विकास के लिए उपयुक्त है यह विधि। प्रोजेक्ट विधि जो है मानसिक विकास के लिए उपयुक्त है, क्योंकि बच्चों को जब प्रोजेक्ट दिया जाता है, बच्चे उस प्रोजेक्ट पे मिलजुल करके या व्यक्तिगत कार्य करते हैं तो उनमें मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अब मानसिक शक्तियाँ, जैसे बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो बच्चे उसमें चिंतन भी करेंगे प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए, अपने मन में परिकल्पनाएं बनाएंगे, तर्क देंगे, तर्क वितर्क करेंगे आपस में एक दूसरे से। तो ऐसी शक्तियाँ जो है मानसिक, उनका विकास प्रोजेक्ट विधि से बच्चों के अंदर बड़े आसानी से हो जाता है। तो बच्चों के अंदर अगर चिंतन करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति और विभिन्न कौशलों का विकास, अब कौशल कई प्रकार के हैं, जैसे कोई आर्ट है बच्चे के अंदर, चित्र बनाने की कला है या गणना करने की कला है, ठीक है। तो ये जो कौशल है बच्चे के अंदर, उन कौशलों का विकास भी प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से आसानी से, अगर बच्चों को कोई चित्रों से संबंधित प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो बच्चों में चित्र बनाने से संबंधित कौशल का विकास आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों में मानसिक विकास के लिए विधि उपयुक्त है। तीसरा है फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है ये विधि। तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों के अंदर, जब बच्चों को विज्ञान से संबंधित प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, बच्चे जब उन पर कार्य करते हैं, उनको पूर्ण करते हैं, तो उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से वो कार्य करते हैं। अब विज्ञान से संबंधित बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाएंगे विज्ञान के अंदर, जैसे हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि एक प्रोजेक्ट हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है, या हाइड्रोजन गैस बनाए प्रयोगशाला के अंदर बनाई जाए। तो ऐसा प्रोजेक्ट अगर बच्चों को दिया जाएगा तो इसमें वो बच्चे मनोवैज्ञानिक विधि से कार्य करते हुए उसको पूर्ण करेंगे, तो बच्चों में मानसिक विकास होगा और मनोवैज्ञानिक जो गुण है वो बच्चों में आएंगे। वैज्ञानिक तौर पर कार्य कैसे किया जाता है, ऐसी शक्तियों का विकास बच्चों के अंदर होगा। इसके बाद है सामाजिकता की भावना। बच्चे जब किसी प्रोजेक्ट पे मिलजुल करके कार्य करते हैं तो सामाजिकता की भावना का विकास भी उनके अंदर होता है, क्योंकि परस्पर सहयोग करते हैं बच्चे एक दूसरे का। तो एक दूसरे का सहयोग करना ये एक सामाजिकता ही होती है। सामाजिकता का विकास करने का मतलब इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों में अपने कर सकते हैं। नागरिकता का विकास, नागरिक, अच्छे नागरिक के जो गुण हैं, मिलजुल कर कार्य करना, एक दूसरे का सहयोग करना, तो ये गुण प्रोजेक्ट विधि से बच्चों में आसानी से लाए जा सकते हैं। जब बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाएगा, बच्चे उस पर जब कार्य करेंगे तो उनमें नेतृत्व करने की क्षमता का भी विकास होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर समूह में दिया जा रहा है तो समूह के अंदर एक बच्चा जो है वो सभी का नेतृत्व करेगा। दूसरा, मिलजुल कर कार्य करने की भावना का विकास होगा, क्योंकि सभी बच्चे मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग लेते हुए और सहयोग देते हुए कार्य करेंगे। कुल मिला के इस विधि से बच्चों में जो सामाजिक गुण होते हैं, अपने समाज में रहते हुए जिन गुणों का विकास बच्चे में होता है, वो इस विधि से भी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है अधिगम का स्थायीकरण। प्रोजेक्ट मेथड या प्रयोजना विधि से बच्चों के अंदर जो ज्ञान आता है या जो बच्चे अधिगम करते हैं, वो अधिगम या ज्ञान जो है वो स्थायी होता है, ज़्यादा लंबे समय तक बच्चों के मस्तिष्क में वो ज्ञान रहता है, क्योंकि बच्चे प्रोजेक्ट विधि में समय कार्य करके सीखते हैं। ठीक है, अब जब कोई भी कार्य समय करके बच्चे सीखेंगे तो उस कार्य को करने से उनको जो ज्ञान मिला है या उन्होंने जो कौशल सीखा है प्रोजेक्ट पे कार्य करते हुए, वो ज़्यादा स्थायी होगा। अगर शिक्षक बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे सिर्फ सुनकर के ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी नहीं होता। कुछ समय बाद बच्चों के मस्तिष्क से वो ज्ञान धीरे धीरे निकलने लग जाता है या उसको वो भूलने लग जाते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट विधि से जो बच्चों को ज्ञान दिया जाता है या बच्चे जो ज्ञान सीखते हैं वो ज़्यादा स्थायी होता है, क्योंकि समय कार्य करके सीखते हैं। फिर विकास के समान अवसर। अब प्रोजेक्ट विधि से
बच्चों के अंदर विकास के समान अवसर बच्चों को मिलते हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर जब प्रोजेक्ट दिया जाता है तो सभी बच्चे उस पर कार्य करते हैं और सभी बच्चों का मानसिक विकास या विभिन्न कौशलों का विकास बच्चों में होता है। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत दिए जाते हैं, कक्षा के सभी बच्चों को प्रोजेक्ट अलग अलग दे दिए जाते हैं। तो बच्चे जब इस प्रकार के प्रोजेक्ट पे कार्य करते हैं तो उनमें विकास के उनको समान अवसर मिलते हैं, मतलब सभी में जो उनका सभी बच्चों का मानसिक विकास जो है वो इस विधि के द्वारा बच्चों में किया जा सकता है। फिर बच्चों के विभिन्न पक्ष होते हैं जो जैसे ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, 4 जो उद्देश्य होते हैं बच्चों को शिक्षण करवाने के, तो वो सभी पक्षों का विकास करने के समान अवसर इस विधि से मिलते हैं। क्योंकि बच्चों को जब कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो बच्चे जब उस प्रोजेक्ट पे कार्य करते हैं तो उनमें जो 4 जो कौशल हैं, ठीक है, जैसे ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, कौशल है, इन 4 का विकास प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों में होता है। क्योंकि 4 उद्देश्यों से संबंधित जो है कार्य एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाता है, इसलिए बच्चे इस प्रोजेक्ट में जब कार्य करेंगे तो सभी कौशलों का विकास बच्चे में इस विधि के द्वारा हो सकता है। इसके बाद है आत्मविकास। आत्मविकास मतलब समय का जो है विकास, ठीक है। अब बच्चे जब प्रोजेक्ट में समय कार्य करते हैं तो समय करके सीखते हैं, तो समय ही वो ज्ञान जो है ले रहे हैं, मतलब समय करके सीख रहे हैं। एक शिक्षक बच्चों को कुछ बता रहे हैं, बच्चे सीख रहे होते हैं, वो दूसरों के द्वारा दिया गया ज्ञान है। और आत्मविकास मतलब समय ज्ञान लेकर के अपने जो है मानसिक विकास अपना कर रहे हैं या शारीरिक विकास, विभिन्न कौशलों का विकास जो है उनको कर रहे हैं बच्चे। तो प्रोजेक्ट विधि से बच्चे जो है समय कार्य करते हैं, समय अपना मूल्यांकन करते हैं और समय अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे बच्चों में आत्मविकास जो है वो होता है। उनमें आत्मविकास का मतलब उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मनिर्भरता आती है। आत्मनिर्भरता मतलब समय कार्य करने की रुचि उनमें बढ़ती है, फिर वो समय कार्य कर सकते हैं अपने आप, किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत वो कम महसूस करते हैं जब इस विधि से कार्य करते हैं बच्चे। और आत्मविश्वास आता है जब बच्चे किसी प्रोजेक्ट को पूर्ण कर लेते हैं तो हमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है। फिर अगला है सहसंबंध। अब प्रोजेक्ट विधि जो है इसके अंदर कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो वो अन्य विषयों से जो है जुड़ा हुआ होगा, या बच्चे उस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में जो ज्ञान उपयोग में लेंगे, पूर्व ज्ञान होगा जो उनके अंदर, वो अन्य विषयों से संबंधित भी हो सकता है। मतलब अन्य विषयों का जो ज्ञान है वो बच्चे उस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों को जब कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो उस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए वो अन्य विषयों के ज्ञान का या अन्य विषयों के सीखे हुए पूर्व ज्ञान का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए यह एक प्रकार से सहसंबंध स्थापित करने वाली विधि है। प्रोजेक्ट विधि से बच्चे जो है अपने पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से सहसंबंध स्थापित करते हैं, या एक विषय के ज्ञान का दूसरे विषयों के ज्ञान से भी सहसंबंध स्थापित इस विधि से आसानी से कर सकते हैं। फिर अगला है शिक्षक छात्र संबंध। तो ये जो प्रोजेक्ट विधि है इसमें बच्चे क्रियाशील रहते हैं, समय कार्य करके सीखते हैं, साथ साथ में शिक्षक को भी क्रियाशील रहना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक जो है उसकी देखरेख में, उसके मार्गदर्शन में बच्चे प्रोजेक्ट को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट का चुनाव जो है बच्चों के अनुसार शिक्षक के द्वारा किया जाता है, तो शिक्षक जो है समय समय में बच्चों को मार्गदर्शन देता रहता है। इसलिए इस विधि के अंदर शिक्षक और छात्र जो है दोनों क्रियाशील रह करके कार्य को पूर्ण करते हैं। तो दोनों के जो आपस में संबंध है वो भी मधुर बने रहते हैं, और अच्छे संबंध जो है शिक्षक और छात्र के बीच में स्थापित करने के लिए भी यह विधि जो है उपयुक्त है। इसके बाद अनुशासन की समस्या नहीं रहती। इस विधि से बच्चे जब समय कार्य करते हैं प्रोजेक्ट पे तो अनुशासन स्थापित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चे जब कार्य में व्यस्त रहते हैं तो डिस्टर्बेंस होने का मतलब ही नहीं है। बच्चे जब प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे होंगे तो वो अपने कार्य में व्यस्त होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे, तो किसी प्रकार की अनुशासनहीनता कक्षा में नहीं होगी। इसलिए शिक्षक को अनुशासन स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी इस विधि की विशेषता, ये अपने कह सकते हैं गुण है। इसके बाद है अब प्रयोजना विधि के दोष। ये थे प्रयोजना विधि के गुण, अपने जो पढ़ लिए। तो
इस विधि के अंदर एक क्वालिटी है, अपने कह सकते हैं गुण है। अब है प्रयोजना विधि के दोष, मतलब इस विधि में कुछ कमियां हैं। प्रयोजना विधि के अंदर क्या क्या कमियां हैं? तो पहला तो ये अधिक महंगी है। प्रयोजना विधि जो है, इसके द्वारा बच्चों को अगर शिक्षण करवाना है, प्रोजेक्ट अगर बच्चों को कोई देना है, तो इसमें जो है धन का खर्च अधिक होता है या व्यय इसमें अधिक होता है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बच्चों को सामग्री जो है, शिक्षण सहायक सामग्री कह सकते हैं या उपकरण कह सकते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। तो उनको पूरा करने के लिए अधिक धन की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस विधि से अगर बच्चों को शिक्षण करवाना है तो अधिक जो है उपकरणों की, विज्ञान के अंदर अधिक उपकरणों की जरूरत पड़ती है या संसाधनों की अधिक जरूरत पड़ती है। इसलिए यह विधि को एक महंगी विधि माना जाता है। इसलिए इस विधि का उपयोग सभी स्कूलों के अंदर नहीं किया जाता है, क्योंकि जिन स्कूलों में उपकरणों का अभाव है, शिक्षण सहायक सामग्री कम है, उन स्कूलों में इस विधि का उपयोग सामान्यतः कम किया जाता है। अधिक महंगी विधि इसको माना जाता है। दूसरा है विषय का गहन अध्ययन संभव नहीं है इस विधि से, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है अब विषय वस्तु जो होती है यूनिट के अंदर या जो शिक्षण बिंदु है, सभी शिक्षण बिंदुओं को प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बच्चों को एक ही शिक्षण बिंदु पे दिया जा सकता है। अलग अलग शिक्षण बिंदुओं का एक प्रोजेक्ट बच्चों को नहीं दे सकते, और एक प्रोजेक्ट पे कार्य करने के लिए समय भी अधिक लग जाता है। इसलिए विषय का गहन अध्ययन प्रोजेक्ट विधि से बच्चों को नहीं करवाया जाता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, बच्चे उस पर कार्य करेंगे, फिर शिक्षक उस पर जाँच करेगा, मूल्यांकन करेगा, तो समय बहुत व्यय हो जाता है। इसलिए इस विधि के द्वारा किसी भी विषय का जो गहन अध्ययन है वो बच्चों को नहीं करवाया जा सकता है। यह भी इस विधि की कमी है। फिर अव्यवस्थित रूप से शिक्षण, प्रयोजना विधि के अंदर अव्यवस्थित जो है रूप से शिक्षण हो जाता है, क्योंकि शिक्षक बच्चों को प्रोजेक्ट दे देता है, बच्चे अपने हिसाब से प्रोजेक्ट को पूर्ण करते हैं। तो इसमें जब बच्चे एक दूसरे का सहयोग लेते हैं या प्रोजेक्ट पूर्ण करते हैं, तो कई बार उसमें अव्यवस्था आ जाती है, बच्चे एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं या आपस में जो है उनमें नोकझोंक हो जाती है प्रोजेक्ट को पूर्ण करते हुए, या उनको प्रोजेक्ट पूर्ण करते हुए गलत दिशा में चले जाते हैं और प्रोजेक्ट जो है वो अपूर्ण रह जाता है। तो इस प्रकार से इस विधि से जो है शिक्षण व्यवस्थित नहीं होता, अव्यवस्थित शिक्षण जो है प्रयोजना विधि से हो जाता है कई बार। ये भी इस विधि की कमी है। इसके बाद है अनुभवी अध्यापक व सहायक सामग्री की कमी। प्रयोजना विधि से अगर शिक्षण करवाना है बच्चों को, तो जो अनुभवी अध्यापक है उनकी जरूरत होती है। जो हर शिक्षक है प्रयोजना विधि से बच्चों को शिक्षण नहीं करवा सकता है। जिस शिक्षक को एक्सपीरियंस है, अनुभव है इस विधि से बच्चों को अध्ययन करवाने का, या शिक्षण के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है जो शिक्षक, वो ही इस विधि का जो उपयोग बच्चों को शिक्षण करवाने में कर सकता है। और हर स्कूल में ऐसे अनुभवी शिक्षकों जो है की कमी होती है, या कह सकते हैं कि हर स्कूल में अनुभवी शिक्षक नहीं मिलते हैं। इसलिए प्रत्येक स्कूल में इस विधि से शिक्षण नहीं करवाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा शिक्षण करवाने में अनुभवी शिक्षकों के अलावा सहायक सामग्री जो है उसकी जो जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोजेक्ट कोई भी बच्चों को दिया जाएगा, उसको पूर्ण करने के लिए विज्ञान के अंदर उपकरणों की, संसाधनों की या सहायक सामग्री की जरूरत भी पड़ती है, और सभी स्कूलों के अंदर वो जो सहायक सामग्री है वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए भी इस विधि से सभी स्कूलों के अंदर सभी कक्षाओं में शिक्षण नहीं करवाया जा सकता। यह भी एक इस विधि की कमी है। इसके बाद है पाठ्य जो है समय अधिक लगता है। समय अधिक लगता है मतलब इस विधि से अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में समय बहुत लगता है, और अगर सभी शिक्षण बिंदु प्रोजेक्ट के माध्यम से पूर्ण कराया जाए तो समय में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। तो इस विधि से अगर बच्चों को शिक्षण करवाया जाए तो पाठ्यक्रम को समय में पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है, और समय में पाठ्यक्रम पूरा नहीं होने से बच्चों को परीक्षा में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब इस विधि से समय अधिक लगता है, समय जो है उसकी बर्बादी ज़्यादा होती है प्रोजेक्ट विधि से अगर बच्चों को कार्य करवाया जाए, तो ये भी एक समस्या आती है। इसके बाद है उचित मूल्यांकन संभव नहीं है।
प्रोजेक्ट विधि से अगर बच्चों को कार्य करवाया जाता है तो उनको उचित मूल्यांकन की जो व्यवस्था है वो अपने अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो शिक्षण विधियाँ प्रचलित हैं उनके अंदर जो प्रोजेक्ट विधि है, अगर बच्चों को इसमें प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, बच्चे इसमें कार्य करते हैं तो उनका अपने सभी का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 5 बच्चे एक साथ प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हैं, हो सकता है कि 2 बच्चों ने वो प्रोजेक्ट पूर्ण किया हो, बाकी सिर्फ उनके साथ सहायता के लिए खड़े हों, उनको उस प्रोजेक्ट से संबंधित ज़्यादा ज्ञान नहीं हो, तो अपने उन 5 में से ये तय नहीं कर सकते भी इस प्रोजेक्ट पे किन 2 बच्चों ने कार्य किया है और कौन से 3 बच्चों ने सिर्फ सहायता की है, कार्य नहीं किया है। इसलिए प्रोजेक्ट विधि से कार्य करने के बाद उनका उचित मूल्यांकन जो है बच्चों का संभव नहीं है, यह विधि की कमी है। इसके बाद है प्रत्येक विद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं है। ये अपने पहले बात कर चुके हैं कि प्रत्येक विद्यालय के अंदर प्रोजेक्ट विधि से कार्य करने के लिए जो उपकरण चाहिए, प्रोजेक्ट विधि से कार्य करने के लिए या जो संसाधन चाहिए, शिक्षण साहित्य सामग्री चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो बहुत कम स्कूलों में संसाधन उपलब्ध है जिसके द्वारा अपने प्रोजेक्ट विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए सभी विद्यालयों के अंदर प्रोजेक्ट विधि का उपयोग बच्चों को शिक्षण करवाने में नहीं किया जा सकता। संसाधनों के अभाव में, शिक्षण साहित्य सामग्री के अभाव में इस विधि का उपयोग सभी विद्यालयों में संभव नहीं है। तो ये इस विधि की कुछ कमियां थी या दोष थे। ये अपनी प्रोजेक्ट विधि जो कंप्लीट है, तो कल अपने इसके अंदर पढ़ लिया था प्रोजेक्ट विधि की खोज वगैरह, अर्थ परिभाषा, फिर प्रोजेक्ट विधि के अंदर प्रोजेक्ट के प्रकार भी पढ़े थे, अपने प्रोजेक्ट कितने प्रकार का होता है, फिर अपने प्रोजेक्ट या प्रयोजन विधि के सिद्धांत पढ़े थे। ठीक है, इसके सिद्धांत क्या गए, फिर अपने प्रयोजन प्रोजेक्ट विधि के सोपान या स्टेप पढ़ लिए थे, क्या क्या स्टेप में प्लानिंग कैसे की जाती है इसकी। उसके बाद आज हमने पढ़ लिया प्रयोजन विधि के विशेषताएं क्या है, फिर हमने पढ़ लिया प्रयोजन विधि के गुण, फिर हमने पढ़ लिया प्रयोजन विधि के दोष। तो ये पॉइंट है जो प्रयोजन विधि के अंदर अगर पेपर में है तो आपने करने हैं। प्रयोजन विधि कंप्लीट है। किसी को कोई समस्या हो, समझ ना आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतने, कल अपने जो है नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।